आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो है उसके आसपास के किसी एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता है। देखिए, इससे पहले हमने बात किया है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है और इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप उन वीडियो को एक बार देख लें और उसके बाद जो है आप इस वीडियो को देखें तो ही आपको बेहतर समझ में आएगा। तो मैं उन वीडियो का जो लिंक है वो यहां सजेस्टेड वीडियोज में डाल दे रहा हूं और साथ ही साथ आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहां से क्लिक करें और उस वीडियो को पूरा देखें। फिर भी मैं इस वीडियो में उन पर थोड़ा बहुत चर्चा करूंगा। तो यहां पर देखें तो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसमें कि ये माइनस क्यू चार्ज है और यहां पर ये प्लस क्यू चार्ज है। तो अगर मैं यहां पर एक ऐसे लाइन ड्रॉ करता हूं कुछ ऐसे, तो ये जो लाइन होगा इसे हम कहेंगे कि ये है इसका एक्सियल लाइन। और अगर इस लाइन पर मैं यहां पर एक पॉइंट चूज कर लेता हूं, ये रहा वो पॉइंट मान ले, तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण उसका ये होगा डायरेक्शन। चलिए मान लेते हैं कि ये जो बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ये है ई एक्स लिख देते हैं। इसका मतलब है कि एक्सियल लाइन पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, हमने इससे पहले बात किया था वीडियो में। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ये बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 इंटू यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो, तो यहां पर ये डाइपोल मोमेंट है P डिवाइडेड बाय अगर हम ये मान लेते हैं कि यहां पर ये रहा इसका सेंटर, तो सेंटर से लेकर के यहां पर ये जो पॉइंट है इसका जो डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर, तो मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस है r, तो यहां पर होगा r का ये होगा क्यूब। सो यहां पर ये हो गया r का क्यूब। तो यहां पर ये तो रहा एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो। अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे और हम ये देखेंगे कि इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता है। एक बार उसे भी देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा। सो यहां पर ये रहा वो परपेंडिकुलर, और अगर यहां पर ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है जिसे कि हम इक्वेटोरियल लाइन कहेंगे, अगर मैं इस इक्वेटोरियल लाइन पर एक पॉइंट यहां पर कंसीडर कर लूं, यहां पर वो पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसका जो है ये होगा डायरेक्शन। हमने पिछली वीडियो में चर्चा किया है। तो मान लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है ये है ई क्यू लिख देते हैं। इसका मतलब है कि इक्वेटोरियल लाइन पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है और इसका जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से मतलब कि सेंटर से वो मान लेते हैं कि ये है r। तो फिर यहां पर ये जो इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर यहां पर इसका जो डाइपोल मोमेंट है जो कि है यहां पर P डिवाइडेड बाय यहां पर r क्यूब। तो ये हो गया इक्वेटोरियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसका मैग्नीट्यूड। अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे और हम ये देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसके कारण किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा। वो जो पॉइंट हम चूज करेंगे वो ना तो इक्वेटोरियल लाइन पर होगा और ना ही एक्सियल लाइन पर होगा। तो मान लेते हैं कि वो पॉइंट जो है वो पॉइंट यहां पर है। चलिए यहां पर वो पॉइंट मान लेते हैं। सो यहां पर हम ये मान लेते हैं कि वो पॉइंट है यहां पर। ये जो पॉइंट है ये ना तो एक्सियल लाइन पर है और ना ही इक्वेटोरियल लाइन पर है। हमने ये माने कि ये जो पॉइंट है यहां पर ये पॉइंट है P। हमें इसी P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है जो कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण बन रहा है। तो यहां पर अगर ये रहा इसका सेंटर, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का ये रहा सेंटर, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहां पर जो है इसे कुछ ऐसे जोड़ देंगे इस पॉइंट को। और हमने ये मान लिया कि ये जो पॉइंट P है इसका जो सेंटर से डिस्टेंस है वो है r। सो यहां पर ये हो गया r। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहां पर ये जो पॉइंट P है इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण उसे पता करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि उसके लिए यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा उसे हम दो परपेंडिकुलर एक्सिस में स्प्लिट कर लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो यहां पर इसका जो डाइपोल मोमेंट है, चलिए इसका जो डाइपोल मोमेंट है ये हमने मान लिया कि यहां पर ये है P, तो यहां पर ये हो गया P। तो इसी को हमें दो परपेंडिकुलर एक्सिस में जो है स्प्लिट करना है। तो यहां पर जो है यहां पर ये हो गया एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कुछ ऐसे, और यहां पर ये हो गया
दूसरा वाला कुछ ऐसे। तो इसे एक बार बना लेते हैं। तो यहां पर ये होगा कुछ ऐसे, ये माइनस क्यू चार्ज होगा और यहां पर ये वाला जो है ये होगा प्लस क्यू चार्ज। इसी तरह से यहां पर ये होगा जो है प्लस क्यू चार्ज और यहां पर ये होगा माइनस क्यू चार्ज। तो यहां पर ये जो है हमने दो परपेंडिकुलर डाइपोल में कह सकते हैं कि स्प्लिट कर लिया। वैसे दो परपेंडिकुलर एक्सिस में हमने स्प्लिट किया है। तो यहां पर ये वाला जो कंपोनेंट होगा, ये वाला, ये क्या होगा? अगर हम ये मान लेते हैं कि यहां पर ये जो एंगल है ये है थीटा, सो अगर ये एंगल थीटा हुआ तो फिर ये जो कंपोनेंट होगा ये होगा पी कोसाइन ऑफ थीटा। तो यहां पर ये होगा पी कोसाइन ऑफ थीटा, पी कोसाइन ऑफ थीटा। और यहां पर जो है यहां पर ये वाला जो कंपोनेंट है ये क्या होगा? फिर ये वाला जो है ये होगा पी साइन ऑफ थीटा। सो यहां पर ये हो गया पी साइन ऑफ थीटा के। तो हमने इसे दो परपेंडिकुलर एक्सिस में कह सकते हैं कि स्प्लिट कर लिया। तो अब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो ये जो डाइपोल मोमेंट है ये वाला, तो उसके लिए ये जो लाइन होगा इसके लिए ये एक्सियल लाइन होगा। तो इस एक्सियल लाइन पर जो कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इस एक्सियल लाइन पर जो है इससे दूर होगा, मतलब कि इस डायरेक्शन में होगा। तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना, मान लेते हैं कि यह है E1। सो यहां पर यह है E1। तो ये जो E1 है ये किसके कारण बन रहा है? ये इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण बन रहा है कि जिसका कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये है पी कोसाइन ऑफ थीटा। जबकि यहां पर ये जो आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल दिख रहा है इसके लिए अगर आप इस लाइन को देखें तो ये जो लाइन है इसके लिए, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए ये इक्वेटोरियल लाइन होगा। और इक्वेटोरियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? उसका डायरेक्शन जो है उसका डायरेक्शन ये होगा। सो यहां पर ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि यहां पर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण बन रहा है जिसका कि डाइपोल मोमेंट पी साइन ऑफ थीटा है। हमने ये मान लिया कि यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है ये है E2। तो यहां पर E1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा और E2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा उसे हम यहां पर ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है इसके हिसाब से लिख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले E1 को लिख लेते हैं। तो यहां पर ये जो E1 है, E1 ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहां पर देखिए 2 है तो हम लिखेंगे 2 इंटू पी। पी क्या है? ये होता है डाइपोल मोमेंट। तो अगर यहां पर ये जो आपको दिख रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो है पी कोसाइन ऑफ थीटा। तो हम यहां पर लिखेंगे पी कोसाइन ऑफ थीटा, पी कोसाइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय आर का ये होगा क्यूब। उसी तरह से यहां पर ये जो E2 है इसका भी मैग्नीट्यूड देखिए क्या होगा। सो E2 ये बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर यहां पर है P जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल दिख रहा है इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो है P साइन ऑफ थीटा। तो हम यहां पर P के जगह पर लिखेंगे P साइन ऑफ थीटा, P साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब। तो ये हो गया E1 और E2 का वैल्यू। तो अब हमें आगे क्या करना है? आगे हमें यहां पर ये जो पॉइंट P है इस पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण उसे पता करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें यहां पर वेक्टर एडिशन करना है, इसे और इसे जोड़ना है, वेक्टर एडिशन करना है। तो हम क्या करेंगे? हम यहां पर ये जो E2 आपको दिख रहा है, ये जो E2 आपको दिख रहा है इसे यहां से ले जाकर के जो है ये जो E1 है इसके हेड के साथ इसके टेल को जोड़ देंगे कुछ ऐसे। तो फिर यहां पर ये हो गया E2। तो ये जो वेक्टर है ये है E2। अब यहां पर ये जो पहला वेक्टर का टेल है इससे जोड़ेंगे हम ये जो दूसरे वेक्टर का हेड है इससे कुछ ऐसे। तो ये जो वेक्टर है ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर जिसे कि हम कहेंगे कि ये होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड।
सो मान लेते हैं कि ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये है E एज वेक्टर। तो ये तो रहा, ये वेक्टर रहा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें इसका मैग्नीट्यूड बताना है। तो हम कैसे बताएंगे? अगर यहां पर ध्यान से देखें इस ट्रायंगल को, अगर आप देखें इस ट्रायंगल को, तो इस ट्रायंगल में अगर आप देखें तो अगर ये जो साइड है, अगर हम मान लेते हैं कि ये है बेस, तो फिर ये जो साइड होगा ये होगा परपेंडिकुलर और ये जो साइड होगा ये होगा हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर ये जो हाइपोटेन्यूज है ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो फिर इससे आगे यहां पर हम लिखेंगे ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका जो मैग्नीट्यूड है जो कि है यहां पर E, ये बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर जो कि है यहां पर E1 का स्क्वायर हो गया प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो कि है यहां पर E2, सो E2 का स्क्वायर हो गया। तो यहां से हमें आगे E1 और E2 का जो वैल्यू है ये वाला और ये वाला इसे यहां पर रखना है। तो फिर यहां पर ये बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ E1 के जगह पर तो हम इसे रखेंगे जो कि है यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और फिर यहां पर 2p कोसाइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो r है इसका q और यहां पर ये हो जाएगा इसका जो है होल स्क्वायर। सो यहां पर ये रहा इसका होल स्क्वायर और फिर प्लस E2 के जगह पर हम इस वैल्यू को रखेंगे जो कि यहां पर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू यहां पर ये होगा p साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय r क्यूब और इसका होल स्क्वायर ये हो गया। तो यहां पर आगे देखें तो यहां पर हम आगे लिखेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ, अगर आप यहां पर देखें ये जो टर्म है और यहां पर ये जो टर्म है ये सेम है, इसे हम कॉमन आउट कर लेंगे और साथ ही साथ ये जो p और r क्यूब दिख रहा है इसमें भी है और यहां पर p और r क्यूब इसमें भी है, तो इसे भी हम बाहर ले लेंगे। सो यहां पर ये हो जाएगा कॉमन आउट। तो फिर यहां से हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट फिर यहां पर लिखेंगे हम p डिवाइडेड बाय r क्यूब और फिर यहां पर हम लिखेंगे इसका जो है होल स्क्वायर और फिर प्लस यहां पर हमें आगे क्या मिलेगा? हमें आगे मिलेगा कि यहां पर ये होगा 2 कोसाइन ऑफ थीटा इसका होल स्क्वायर और फिर प्लस यहां पर ये जो आपको दिख रहा है साइन ऑफ थीटा इसका होल स्क्वायर और फिर यहां पर ये कुछ ऐसे। तो यहां पर ये जो टर्म है जब ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो यहां पर ये जो स्क्वायर है ये हट जाएगा। तो फिर यहां पर ये बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट फिर यहां पर ये होगा p डिवाइडेड बाय r क्यूब और फिर स्क्वायर रूट ऑफ यहां पर ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहां पर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के। तो फिर अब यहां पर ये जो आपको दिख रहा है इसे देखिए हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि ये है 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर अगर आप इन दोनों को जोड़ दें तो आपको फिर से यही मिलने वाला है। तो अगर यहां पर इसे और इसे देखें ये क्या है? ये है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका जो वैल्यू होता है ये होता है 1। तो फिर यहां से आगे हमें जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो यहां पर ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है E ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट फिर यहां पर p डिवाइडेड बाय r क्यूब और फिर यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ ये 3 cos स्क्वायर थीटा। सो यहां पर ये हो गया 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस ये टर्म तो मिलकर के 1 हो जा रहा है तो यहां पर ये हो गया 1। तो यहां पर ये रहा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसका मैग्नीट्यूड जो कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण बन रहा है।
तो अब यहां पर ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके हम एक बार डायरेक्शन को भी देख लेते हैं। ये तो इसका मैग्नीट्यूड है, अब हम इसके डायरेक्शन पर चर्चा करेंगे। तो यहां पर ये मान लेते हैं कि ये जो एंगल यहां पर बना रहा है E1 के साथ, ये है अल्फा। हम E1 के रेस्पेक्ट में पता करेंगे कि इसका डायरेक्शन क्या है। वैसे हम E2 के भी रेस्पेक्ट में पता कर सकते हैं, लेकिन हम E1 के ही रेस्पेक्ट में पता करेंगे। तो अगर ये अल्फा हुआ तो ये जो साइड होगा ये होगा परपेंडिकुलर, और ये जो साइड है ये होगा इसका बेस। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि टेंजेंट ऑफ अल्फा ये बराबर होगा इसका जो परपेंडिकुलर है जो कि है E2 डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो बेस है जो कि है यहां पर E1। तो फिर यहां पर अगर हम E2 और E1 का वैल्यू रखते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा। तो यहां से हम लिखेंगे आगे, यहां से हम आगे लिखेंगे कि टेंजेंट ऑफ अल्फा ये बराबर होगा E2 की जगह पर हम ये वैल्यू रखेंगे। तो ये वैल्यू क्या है, ये जो वैल्यू है मैं इसे थोड़ा नीचे कर लेता हूं तो मुझे थोड़ा जगह मिलेगा लिखने के लिए। तो फिर यहां पर ये जो वैल्यू है ये है 1/4πε0 इनटू यहां पर ये जो P है फिर साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो r³ है ये, और फिर E1 के जगह पर हम इसे रखेंगे तो यहां पर ये होगा 1/4πε0 कोसाइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय r³। तो अब यहां पर ये जो टर्म है ये इस टर्म को कैंसिल करेगा, यहां पर ये जो r³ है ये इस r को कैंसिल करेगा, फिर यहां पर ये जो p है ये इस p को कैंसिल कर देगा। तो फिर इससे आगे हमें ये मिलेगा कि ये जो टेंजेंट ऑफ अल्फा है ये बराबर है 1/2 इंटू साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ थीटा, और साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ थीटा होता है ये होता है टेंजेंट ऑफ थीटा के। तो फिर यहां से हम ये कह देंगे कि ये जो टेंजेंट ऑफ अल्फा होगा ये बराबर होगा 1/2 इंटू टेंजेंट ऑफ थीटा के। तो ये रहा इसका डायरेक्शन। तो इस वीडियो में इतना ही।